Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. दोस्तों गोवा का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस की इमेज बन जाती है जिसके खूबसूरत बीचेस, कोकोनट ट्रीज, यूरोपियन ट्रेडिशन, समंदर की लहरें और सनसेट पूरी दुनिया को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और यही वजह है कि गोवा न सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि फॉरेन टूरिस्ट के लिए भी एक पैराडाइज बन गया है। लेकिन इस पैराडाइज की एक अलग तस्वीर भी है जिस पर हम और आप शायद इतना ध्यान नहीं देते। गोवा का कल्चर, वहाँ के लोग और वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है इस पर कोई भी विचार नहीं करता, क्योंकि गोवा सिर्फ और सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस बनकर ही रह गया है। लेकिन पैराडाइज कहे जाने वाले इस स्टेट की मुश्किलें बीते कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ी हैं। वहाँ के मेन रेवेन्यू सोर्स यानी कि माइनिंग इंडस्ट्रीज पर बैन लगा दिया गया है। गोवा की आधी से ज्यादा एग्रीकल्चर पॉपुलेशन खेती का काम छोड़ चुकी है। करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, लैक ऑफ पावर सप्लाई एंड इंडस्ट्रीज, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ता हुआ क्राइम भी उसी गोवा की रियलिटी है जो अपने गोल्डन आवर्स और पीसफुलनेस के लिए जाना जाता है। और दोस्तों इन सब में टूरिज्म का रोल सबसे बड़ा है, क्योंकि गोवा की डिपेंडेंसी उसके टूरिज्म पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, जिसके बाद ये 450 इयर्स तक पोर्टुगीज कंट्रोल के ही अंडर रहा। और 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद भी गोवा भारत का हिस्सा नहीं बन पाया था, बल्कि इसके लिए दिसंबर 1961 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया और गोवा को पोर्टुगीज कंट्रोल से आजाद कराया। हालांकि दोस्तों उसके बाद भी गोवा एक अलग स्टेट नहीं बन सका था, बल्कि इसे दमन और दीव के साथ कंबाइंड यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। मई 1987 में जाकर इसे कहीं स्टेटहुड का स्टेटस मिला और इस तरह से अरब सागर के किनारे एक नए इंडियन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन 1961 में लिबरेट होने के साथ ही गोवा ने अपने यहाँ सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ पर काम करना शुरू कर दिया, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है गोवा का एजुकेशन सिस्टम, जहां 1961 तक गोवा के सिर्फ 35% लोग ही लिटरेट थे। वहीं आज गोवा की लगभग पूरी पॉपुलेशन ही लिटरेट है। यही कारण था कि गोवा के लोग अपने पोटेंशियल को समझ सके और जल्दी ही रियलाइज कर लिया कि उनके पास अपने स्टेट को टूरिस्ट हब बनाने का एक बेहतरीन मौका है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि गोवा को टूरिस्ट हब बनाने में सबसे बड़ा रोल वहाँ के लोगों का ही रहा। गोवा लिबरेशन के बाद से वहाँ पर टूरिस्ट ने आना शुरू कर दिया था। देखा जाए तो 1970s तक आते आते गोवा के लोग वहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को हर तरह की फैसिलिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे और यही वो फाउंडेशन बना जिस पर आज गोवा की टूरिज्म इकोनॉमी टिकी हुई है। शुरुआत में बीच के आसपास रहने वाले मछुआरे अपनी झोपड़ी के साथ ही एक एक्स्ट्रा झोपड़ी बनाया करते थे जहां आकर टूरिस्ट स्टे करते थे और वो इन्हीं मछुआरों की तरफ से दिए जाने वाले फूड्स एंड सर्विसेज पर डिपेंड रहते थे। दोस्तों मछुआरे अपने इनकम के लिए समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे, लेकिन जब भी वो खाली होते थे तब इन टूरिस्ट को अपनी बोट पर बिठाकर समुद्र की सैर कराने के लिए ले जाते थे। यानी कि शुरुआती दौर में गोवा का टूरिज्म सेक्टर कॉमर्शियलाइज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के लोग इसे अपनी लाइवलीहुड की तरफ भी देखने लगे और समय के साथ गोवा का टूरिज्म भी दुनिया भर में फेमस हो गया। दोस्तों आज गोवा में हर साल 3 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जो कि गोवा की टोटल पॉपुलेशन का 20% है। साथ ही आज गोवा की इकोनॉमी सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर पर ही डिपेंड करती है, जिसमें टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। दोस्तों टूरिज्म के साथ ही 80s में जब गोवा एक स्टेट की तरह फॉर्म्ड हुआ, देखा जाए तो वहाँ पर एक रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिला। देश की बड़ी बड़ी कंपनीज गोवा में इन्वेस्ट करने लगी, जिसकी शुरुआत हुई बिरला के जुआरी एग्रोकेमिकल्स प्लांट के सेटअप से, जो कि एक केमिकल फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी। जल्दी ही मद्रास रबर फैक्ट्री, MRF और सिबा गिगी जैसी कंपनीज ने भी गोवा में अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ली, जिस वजह से गोवा की इकोनॉमी जो पहले एग्रीकल्चर बेस्ड थी, वहाँ इंडस्ट्रियल और टूरिज्म सेक्टर की ग्रोथ ने और भी स्पीड दे दी। दोस्तों यही वजह है कि आज भी गोवा पर कैपिटा इनकम एंड GDP के मामले में भारत का टॉप स्टेट बना हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीते कुछ सालों में गोवा के एग्रीकल्चर, टूरिज्म और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ स्टेबिलिटी की पटरी से उतर गई है, जो जल्द ही एक इकोनॉमिक डिजास्टर का रूप ले सकती है। ऐसे में आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कैसे गोवा का टूरिज्म ही आज उसके लिए थ्रेट बन गया है। दोस्तों आज गोवा की इकोनॉमी सर्विस सेक्टर पर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, जिसमें गोवा का टूरिज्म 18% और फॉरेन करेंसी 14% कंट्रीब्यूट करती है। दरअसल गोवा का वेदर पूरे साल लगभग एक जैसा ही रहता है और इसीलिए पूरे साल यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसी टूरिज्म ने बीते कुछ सालों में गोवा को बर्बाद करने की शुरुआत कर दी है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके कॉमर्शियल प्रॉफिट से ज्यादा कई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि डैमेज्ड इकोसिस्टम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, सब्सटेंस अब्यूज, हैबिटेट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ हेरिटेज। दोस्तों अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो गोवा का टूरिज्म अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए एनवायरनमेंट का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, जिसमें रियल एस्टेट का रोल बहुत बड़ा है। देखा जाए तो आज सेकंड होम के लिए गोवा इंडिया का तीसरा सबसे फेवरेट प्लेस बन गया है। लग्जरी और हाई प्राइस कैटेगरी में आने वाले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की डिमांड बढ़ गई है, जिसके चलते गोवा के आम लोगों की जमीन को महंगे दामों पर खरीद कर उस पर बिल्डिंग्स, होम स्टेज, रिजॉर्ट और होटल्स को लगातार डेवलप किया जा रहा है। ऐसे में ये अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट गोवा को लॉन्ग लास्टिंग नुकसान पहुंचा रहा है।
दोस्तों आज गोवा में लगातार डैमेज्ड होते एनवायरनमेंट की वजह से ही गोवा की 80% पॉपुलेशन जिन एरियाज में रहती है वो क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा प्रभाव झेल रहे हैं। साथ ही ऐसे इलाकों में फ्लड और सी लेवल का बढ़ना वहां की 80% पॉपुलेशन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट करता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी गोवा में अनरेगुलेटेड टूरिज्म और अननेसेसरी डेवलपमेंट को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। देखा जाए तो एनवायरनमेंट के साथ ही साथ गोवा का सोशल एनवायरनमेंट भी टूरिज्म की वजह से बर्बाद हुआ है और धीरे धीरे गोवा पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन से क्राइम हब के रूप में भी तब्दील हो रहा है। साल 2016 से साल 2020 के बीच गोवा के क्राइम इंसिडेंट्स में 17.1% की ग्रोथ हुई थी। साथ ही बीते कुछ सालों में यहाँ पर रेप और किडनैपिंग के मामलों में भी तेजी देखने को मिली है, जिसके चलते आज गोवा विमेन के लिए बहुत ही अनसेफ माना जा रहा है। और साउथ गोवा की बात करें तो 2022 में 34 रेप केसेस रिकॉर्ड किए गए थे, जो कि इस इलाके में अब तक के सबसे ज्यादा केसेस हैं। साथ ही लोगों का गोवा से गायब हो जाना, सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर जैसे क्राइम्स भी आज गोवा में बहुत ही कॉमन हो गए हैं। साल 2017 की द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गोवा में 2005 से 2017 तक 4 लोकल डिस्ट्रिक्ट में 245 टूरिस्ट की डेथ हुई, जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट थे। साथ ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में गोवा पर लाख पॉपुलेशन में टॉपर है, जिसमें गोवा के लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट और बड़े क्रिमिनल्स का सपोर्ट इससे ऑर्गेनाइज बना रहा है। दोस्तों आज गोवा के टूरिस्ट हब होने के साथ ही यहाँ की एक दूसरी इमेज ये भी है कि यहाँ ड्रग्स का कंजम्पशन और ट्रेड बहुत कॉमन है। डेटा के मुताबिक साल 2022 में ड्रग्स की बिक्री साल 2021 के मुकाबले 65% ज्यादा हुई है और पुलिस ने जितना ड्रग्स साल 2022 में सीज किया है वो भी साल 2021 से 65% ज्यादा है। देखा जाए तो ड्रग ट्रेड में सबसे बड़ा रोल फॉरेनर्स का होता है, तो यहाँ पर बाहर से ड्रग स्मगल करके लाते हैं और लोकल्स की मदद से उसे वहाँ जाने वाले टूरिस्ट के लिए उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों ऐसे और भी बहुत से क्रिमिनल मामले हैं जो यहाँ के सोशल एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, जिसके लिए टूरिज्म इनडायरेक्टली जिम्मेदार है। और अगर इसे समझे तो गोवा के लोग ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स का हिस्सा ज्यादा पैसे कमाने के लालच में बनते हैं, लेकिन दोस्तों इन्हें पुलिस भी नहीं पकड़ पाती क्योंकि ये सारे क्राइम्स उन्हीं एरियाज में होते हैं जो टूरिस्ट हब हैं, यानी कि कोस्टल एरियाज। दरअसल कोस्टल एरियाज में जो पुलिस काम करती है उनके पास किसी को अरेस्ट करने या कोई बड़ा एक्शन लेने के राइट्स नहीं होते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करने पर गोवा की लिबरल टूरिज्म की इमेज खराब होगी। लेकिन उन पर एक्शन लेने के लिए लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है, और जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है तब तक स्मगलर और क्रिमिनल अपना काम करके निकल जाते हैं। दोस्तों टूरिज्म के साथ साथ गोवा की इकोनॉमी के लिए जिम्मेदार एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के डाउनफॉल से भी गोवा की इकोनॉमी को बड़ा धक्का लगा है, जो अपना सारा प्रेशर टूरिज्म के ऊपर ही डाल रहे हैं। ऐसे में आइए गोवा के इंडस्ट्रियल शटडाउन और एग्रीकल्चर पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि कैसे उनकी वजह से टूरिज्म को एक्स्ट्रा भार सहना पड़ रहा है। दोस्तों गोवा एक टूरिज्म हब होने के साथ साथ एक मिनरल रिच स्टेट भी रहा है। देखा जाए तो माइनिंग इंडस्ट्री का गोवा की स्टेट जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन 15% से भी ज्यादा है, लेकिन साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से ही गोवा की माइनिंग इंडस्ट्रीज पर रोक लगा दी गई, और इसकी वजह बेसिकली गोवा के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को माना गया था। लेकिन आईआईटी धनबाद की एक स्टडी में बताया गया कि माइनिंग के बंद होने से 3 लाख फैमिलीज पर इसका इम्पैक्ट हुआ है, और माइनिंग एरियाज में रहने वाले लोगों के इनकम में 30 to 50% की कमी आई है। दोस्तों इसलिए गोवा में अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन भी देखने को मिल रहा है, और ऐसे में गोवा के उन इलाकों को भी टूरिज्म पर डिपेंडेंट होना पड़ा है जो माइनिंग सेक्टर में काम करते थे। देखा जाए तो स्टेट के रेवेन्यू में आई कमी को भी टूरिज्म से मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते 3 लाख फैमिलीज और 15% जीडीपी का एक्स्ट्रा बर्डन भी टूरिज्म पर ही आ गया है। दोस्तों माइनिंग के साथ ही साथ यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों को भी टूरिज्म की ओर शिफ्ट होते हुए देखा जा रहा है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम पर गोवा की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थी, और तब गोवा में सबसे ज्यादा धान की खेती की जाती थी। साथ ही स्पाइसेस, कैश्यू और कोकोनट कैश क्रॉप के रूप में उगाए जाते थे। साथ ही गोवा के कोस्टल एरियाज के आसपास की जमीन को खजाना लैंड कहते थे, जो कि गोवा की मोस्ट फर्टाइल लैंड हुआ करती थी। लेकिन आज की रियलिटी ये है कि ना तो ये खजाना लैंड सेफ है, ना ही इन फर्टाइल लैंड में होने वाला कल्टीवेशन। दोस्तों आज गोवा के सिर्फ 35% लोग ही एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, और इससे आप ये साफ समझ सकते हैं कि आधी पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर से अलग हुई है वो भी टूरिज्म की ओर बढ़ने लगे हैं। देखा जाए तो एग्रीकल्चर से शिफ्ट का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि गोवा में टूरिज्म के बढ़ने से लोगों ने एग्रीकल्चर फील्ड्स को टूरिज्म प्लेसेस के तौर पर डेवलप करना शुरू कर दिया, जिसके चलते धीरे धीरे गोवा की एग्रीकल्चर इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती गई, और एक कंट्रैक्शन टूरिज्म पर एक्स्ट्रा प्रेशर के रूप में फॉर्म हुआ है। दोस्तों पोस्ट लिबरेशन गोवा की इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ इसी वजह से पॉसिबल हो पाई थी क्योंकि
वहाँ का इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी तेजी से हुआ था। लेकिन आज इंडस्ट्री से लेकर एग्रीकल्चर तक यानी कि हर सेक्टर के लोग टूरिज्म को ही गोल्डन गूस समझकर उसी के पीछे लगे हुए हैं, जिससे गोवा के टूरिज्म सेक्टर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। साथ ही आज गोवा का टूरिज्म सेक्टर भी सस्टेनेबल नहीं रह गया है और दोस्तों सेक्टर पर गोवा के लोगों की बढ़ती डिपेंडेंसी आने वाले फ्यूचर में गोवा के लोगों के लिए अच्छी नहीं होगी। ऐसे में आइए अब ये समझ लेते हैं कि गोवा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाने की जरूरत है। दोस्तों गोवा आज भी इंडिया में पर कैपिटा इनकम के मामले में टॉप स्टेट में आता है। साथ ही पर कैपिटा जीडीपी के मामले में भी गोवा नेशनल एवरेज से 2.5 टाइम्स ज्यादा है। आप इससे ये समझ सकते हैं कि वहाँ के लोगों के पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है। ऐसे में गोवा के लोगों और वहाँ की अथॉरिटीज को सबसे पहले ओवर एक्सप्लॉइटिंग टूरिज्म को एनवायरमेंट एंड सोशल फ्रेंडली बनाना होगा, जिसके लिए वहाँ के विलेजेस और एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना एक ऐसा टूरिज्म मॉडल डेवलप करना होगा जो नियर फ्यूचर में गोवा के टूरिज्म को सस्टेनेबल ग्रोथ दे। साथ ही गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी को भी इंश्योर करने की जरूरत है, क्योंकि गोवा इस समय डीप सिक्योरिटी थ्रेट से गुजर रहा है। ऐसे में अगर क्राइम्स पर रोक नहीं लगाई गई तो वहाँ पर आने वाले फॉरेन टूरिस्ट की संख्या जरूर कम हो जाएगी। साथ ही साथ गोवा का इंफ्रास्ट्रक्चर जो अब लगातार कमजोर होते जा रहा है, दोस्तों देखा जाए तो उसे भी मजबूत करने की जरूरत है। रोड्स, ट्रांसपोर्ट और पावर सप्लाई जैसे सेक्टर्स भी डेवलपमेंट की डिमांड कर रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि गोवा शुरुआत से ही एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी रही है, ऐसे में गोवा को अपने यहाँ होने वाले कैश क्रॉप्स जैसे कि स्पाइसेस, कैश्यूज और कोकोनट से जुड़ी एग्रो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की जरूरत है। शायद आपको पता भी हो कि गोवा में फैनी नाम की एक पॉपुलर ड्रिंक बिकती है जो कैश्यू से बनाई जाती है। दोस्तों ऐसे में गोवा अगर इसे अच्छे से मार्केट करता है और उसे लार्ज स्केल पर ग्लोबली एक्सपोर्ट करता है तो उससे एक मेजर इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। साथ ही गोवा को माइनिंग से जुड़े इश्यूज को भी रिजॉल्व करने की जरूरत है। और दोस्तों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वो खजाना है जो किसी भी कंडीशन में गोवा को हमेशा की तरह फायदा ही पहुंचाएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को बेहतर करने से टूरिज्म को रिलीफ मिलेगा, जो वहाँ के टूरिज्म को सस्टेनेबिलिटी की ओर भी ले जाएगा। दोस्तों आज गोवा इंडिया का सबसे छोटा स्टेट होने के बावजूद भी भारत के लिए इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है। इसलिए जरूरी है कि अपकमिंग इकोनॉमिक डाउनफॉल से पहले ही गोवा में हर वो जरूरी स्टेप लिए जाए जिससे इकोनॉमिक डाउनफॉल को रोका जा सके, ताकि गोवा अपने पोटेंशियल का सस्टेनेबल यूज करके एक स्टेबल ग्रोथ को हासिल कर सके, जिसके लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। दोस्तों गोवा गवर्नमेंट ने टूरिस्ट प्लेसेस के आसपास के 4 जिलों को पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना दिया है, जिनकी संख्या पहले सिर्फ 2 थी। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि पुलिस ऐसे एरियाज में टूरिस्ट रिलेटेड क्राइम्स को कंट्रोल कर सके। सिक्योरिटी के साथ ही गवर्नमेंट ग्रीन टूरिज्म को भी बढ़ावा देने में लग गई है, यानी कि गोवा गवर्नमेंट 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होने की तैयारी कर रही है। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री से जोड़कर मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देने में लगी हुई है। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि गोवा गवर्नमेंट वहाँ के टूरिज्म को एग्रो टूरिज्म बनाने पर काम कर रही है, जिसमें टूरिस्ट को उन इलाकों में भी घुमाने और समय बिताने का मौका मिलेगा जहां पर कैश्यू, स्पाइसेस और अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जिससे टूरिज्म और एग्रीकल्चर दोनों एक साथ ग्रो करेंगे। अंत में इन करेक्टिव मेजर्स के साथ हम यही उम्मीद करते हैं कि गोवा आने वाले समय में भी इंडिया का पैराडाइज बना रहेगा। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.